साइंटिस्ट क्यों हैरान रह गए, अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई और जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन यह ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। चीन और अमेरिका तक के होश उड़ गए, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया परमाणु कर रही है, उसी वक्त में भारत ने परमाणु के मामले में कुछ ऐसा कर दिया जो दुनिया में अब तक सिर्फ एक देश कर पाया है, और वो देश है रूस। यानी भारत ने जो कर दिया वो अमेरिका और चीन भी नहीं कर पाए। परमाणु के मामले में भारत ने ऐसा क्या कर दिया, न्यूक्लियर फील्ड में ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया दंग है। क्यों यह कहा जा रहा कि ये पीएम मोदी का ऐसा धमाका है जिससे 700 साल तक की फ्री बिजली मिल जाएगी? क्या दुनिया भर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों भारत के सनसनीखेज उपलब्धि से हैरान हैं, आज आपको बताऊंगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि परमाणु का नाम आते ही कई लोगों को समझने में टेक्निकल दिक्कत लगने लगती है। लेकिन चूंकि यह पाठशाला है और यहां हम आपको हर चीज सरलता से समझाते हैं, तो आज आपको बताऊंगा कि भारत ने क्या अचीव कर लिया है कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। भारत की इतनी बड़ी कामयाबी भारत को कैसे सुपर पावर बनाने की तरफ और आगे ले जाएगी, पहले उसका ट्रेलर देखिए, फिर विस्तार से बताता हूं। दुनिया में इस वक्त परमाणु की बड़ी चर्चा है। कहीं परमाणु बम तो नहीं गिर जाएगा, कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा, न्यूक्लियर बम कहां है, क्या है, नहीं है, परमाणु संवर्धन तो नहीं कर रहा ईरान। इस तरह की बहुत सारी हेडलाइंस, चर्चाएं आपने सुनी होंगी। अमेरिका ने ईरान पर अटैक का एक बहाना यह भी बनाया था कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करके एटम बम बनाने लगा है। लेकिन जिस वक्त दुनिया परमाणु से बनने वाले बम की बातें कर रही, उसी वक्त भारत ने परमाणु से बनने वाली बिजली के मामले में क्या गजब काम कर दिया, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब आप कहेंगे ये क्या बला है बॉस? अरे बताऊंगा अभी सब कायदे से। तमिलनाडु के कलपक्कम रिएक्टर में यह कमाल हुआ है। यह रिएक्टर क्रिटिकलिटी स्टेज पर पहुंच गया है, जिसका मतलब क्या है वो आपको पहले समझना चाहिए। यह स्वदेशी 500 मेगावाट का रिएक्टर है, जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक ईंधन पैदा करने में सक्षम है। यानी भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है जिसे जितने फ्यूल की जरूरत होगी उससे ज्यादा फ्यूल वो बना सकता है। समझ रहे हैं बात को? कि मतलब आप जितना उसमें ईंधन डालेंगे उससे ज्यादा एनर्जी वो पैदा करेगा। थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद इस फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से भारत को करीब 500 से 700 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने फास्ट ब्रीडर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। तमिलनाडु के कलपक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत ने जो सफलता हासिल की है, एटॉमिक साइंस की भाषा में इसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। यह कितनी बड़ी कामयाबी है, इसे आप ऐसे समझिए कि एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी को हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सालों तक नतीजा नहीं निकला तो थक कर हार कर बैठ गए। कई देशों ने प्रोजेक्ट बंद कर दिए, और वो कौन कौन से देश थे इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए कि भारत ने इसे हासिल करने की ऐसी जिद पकड़ ली थी कि भारत न थका न हारा, और 40 साल की अथक मेहनत के बाद क्रिटिकलिटी हासिल करके दम लिया। परमाणु विज्ञान की इस बहुत बड़ी सफलता को आसान शब्दों में समझिए कि क्रिटिकलिटी होती क्या और इससे क्या होगा। देखिए, एटॉमिक एनर्जी जो होती है, परमाणु ऊर्जा, उसमें क्रिटिकलिटी के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल, जिसे सब क्रिटिकल कहते हैं, इसमें चेन रिएक्शन खुद से नहीं चल पाता, इसे चलाना पड़ता है। यानी आपने उसमें जो है, मान लीजिए यूरेनियम डाला, और जो चेन रिएक्शन होता है, मतलब एक के बाद एक चीजें उसमें होती चली जाती हैं, वो बार बार आपको फ्यूल डालने की उसके लिए जरूरत पड़ती है। इसको स्टेज 1 कहते हैं, सब क्रिटिकल। यहां आप इसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम से चलते हैं। यूरेनियम फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे तोड़कर बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम लगातार टूटते रहते हैं और इसी को चेन रिएक्शन करते हैं, मतलब आया टूटा आया टूटा आया टूटा चलता रहता है। इसी से बिजली बनती है।
तो ये सब क्रिटिकल लेवल तो हमने पहले ही अचीव कर लिया। दूसरा लेवल है क्रिटिकल लेवल, जो अब हमने अचीव किया है। इस लेवल में चेन रिएक्शन खुद से होता रहता है और स्थिर होता है, यानी इसमें बार बार फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस लेवल पर रिएक्टर खुद ही फ्यूल बनाने लगता है। इसी लेवल को हमने अब अचीव करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके लिए 40 साल भारत ने मेहनत की। और तीसरा लेवल वो होता है सुपर क्रिटिकल, यानी चेन रिएक्शन बहुत तेजी से चलने लगता है। अगर काबू नहीं किया गया तो ये कंट्रोल से बाहर होकर बहुत भयानक भी हो सकता है। भारत ने एटॉमिक एनर्जी में दूसरा लेवल यानी क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर लिया है। इससे होगा यह कि अब भारत के स्वदेशी PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में चेन रिएक्शन खुद से चलता रहेगा। इससे निकलने वाली एनर्जी भी स्थिर बनी रहेगी। यह वैसे है जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया, या ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, या मान लीजिए आपने जो है FD कर दी, कि आपका पैसा तो सुरक्षित है ही, उससे आपको और जो है वो मुनाफा भी होता रहेगा और एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। वैसे ही आप इसमें एनर्जी के लिए आपने फ्यूल डाला, बाकी फ्यूल फिर बनता रहेगा और इसमें अपना काम चलता रहेगा। यह कैसे होगा अभी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि चेन रिएक्शन के लिए रिएक्टर में बार बार यूरेनियम नहीं डालना पड़ेगा। एटॉमिक एनर्जी में क्रिटिकलिटी हासिल करने के बाद ही किसी परमाणु रिएक्टर से बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है और इसी के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है इस मामले में? बिजली बनाने के लिए जिस तरह का रिएक्टर भारत बना रहा है, उसमें यूरेनियम पर निर्भरता अब कम हो जाएगी, क्योंकि अभी भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के लिए दूसरे देशों से पहले यूरेनियम लाना पड़ता है। देखिए यूरेनियम क्या है, जो आप सुन रहे थे ना कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। यूरेनियम एक सिल्वर व्हाइट कलर का भारी धातु होता है, मेटल, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए होता है। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है। कई लोग हथियार बनाते हैं, लेकिन भारत बिजली बना रहा है। भारत के पास यूरेनियम सीमित मात्रा में, ग्लोबल आउटपुट का 2% से भी कम हिस्सा भारत के पास है। भारत अपने यूरेनियम की आवश्यकता का 70% आज की डेट में इंपोर्ट करता है। अब आप सोचिए, जब हम क्रिटिकलिटी का लेवल हासिल कर रहे हैं, जहां कम यूरेनियम डालेंगे और वो अपने आप बनता चला जाएगा ईंधन वहां पर, तो भारत को कितना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूरेनियम के लिए भारत अभी कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर काफी हद तक निर्भर है, जहां से यूरेनियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर ऐसे रिएक्टर भारत में बनने लगेंगे जिसमें यूरेनियम की जरूरत ही कम हो जाएगी और बिजली का कई गुना ज्यादा उत्पादन होने लगेगा, तो भारत के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है बॉस, आप सोचिए। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी ने देश की कामयाबी के बारे में खुद बताया। उन्होंने कहा कि कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यह एडवांस रिएक्टर, जो अपनी खपत से ज्यादा ईंधन पैदा करने में सक्षम है, हमारी वैज्ञानिक क्षमता की गहराई और हमारी इंजीनियरिंग दक्षता की मजबूती दिखाता है। यह कार्यक्रम के तीसरे चरण में हमारे विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को बधाई। यानी भारत के वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने वो हासिल किया है जो रूस के अलावा कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। और इसलिए इन वैज्ञानिकों को, इन इंजीनियर्स को सैल्यूट करना चाहिए बॉस। इन्होंने भारत को इलीट क्लब में ला दिया है। यह उपलब्धि दुनिया में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी भारत की तारीफ की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस उपलब्धि पर बधाई। यह रिएक्टर दूसरे रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम परमाणु ईंधन का उपयोग करेगा और एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी निर्भरता सिर्फ यूरेनियम पर नहीं है। भारत के इस नए रिएक्टर में यूरेनियम के साथ साथ एक ऐसा मेटल इस्तेमाल होगा जो भारत में भर भर के मौजूद है। तो हमारी डबल लॉटरी है बॉस। एक तो हमको यूरेनियम बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, दूसरा इसमें अब और चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास ऑलरेडी भर भर के है, यानी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यूरेनियम अभी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, लेकिन जो मेटल अब इसमें इस्तेमाल होगा यूरेनियम के साथ, वो ऑलरेडी भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने की इस नई तकनीक में भारत अब यूरेनियम के साथ थोरियम का इस्तेमाल करेगा, जो भारत में भर भर के है। थोरियम भी यूरेनियम की तरह एक भारी मेटल होता है, लेकिन यह न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की तुलना में
बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि यूरेनियम एक ऐसा, मान लीजिए, व्यक्ति है जो खूब वाचाल है, खूब वोकल है, खूब बोलता है, काम करता है, वगैरह वगैरह। थोरियम जो है वो भी बहुत कमाल की चीज है, कमाल का व्यक्ति है, लेकिन बोलता कम है, एक्टिव थोड़ा कम है, उसको धक्का मारना पड़ता है। और वो धक्का मारता कौन है? यूरेनियम। तो यूरेनियम की तरह थोरियम खुद से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाता है, इसे नॉन फिसाइल होना कहते हैं। लेकिन अगर यूरेनियम का साथ मिल जाए, थोरियम को रिएक्ट करा दिया जाए, तो थोरियम भी यूरेनियम की तरह काम करता है। यानी थोरियम और यूरेनियम की अगर दोस्ती करा दें, तो यूरेनियम थोरियम का हाथ पकड़ के कहता है कि चल ना भाई, दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत की इस खोज में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत में थोरियम भर भर के, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी तटों की रेत में थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम के रिजर्व का 25% हिस्सा उपलब्ध है। थोरियम से बिजली बनाने के इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस सपने को पूरा कर दिया जो उन्होंने करीब 70 साल पहले 1950 के दशक में देखा था। भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में सबसे पहले PFBR की थ्योरी दी थी। नवंबर 1954 में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समिट बुलाई गई जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस समिट में डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पहली बार 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी पेश की थी। डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम था और थोरियम बहुत ज्यादा था। उस समय सोचिए बॉस, डॉक्टर भाभा ने थोरियम से चलने वाले रिएक्टर बनाने का सपना देख लिया था। उस समय उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि थोरियम 232 को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, इसके बाद इसे ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 1958 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया और तब से भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तमाम रिसर्च, प्रयोग सब करने में लगे हुए थे और अब जाकर भारत ने वो कामयाबी हासिल कर ली। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा स्टेज पूरा कर लिया। अब तीसरे स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने की बारी है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत के नए रिएक्टर और यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर में अंतर क्या है, इससे फायदा क्या होने वाला है। देखिए अभी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, जरा इसको समझिए, सरल भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि अभी क्या होता है, अगर ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें आपने इधर से डाला क्या, इधर से आपने डाला यूरेनियम, ठीक है। अब यूरेनियम आपने डाला, ये अंदर ईंधन के तौर पर इसमें ईंधन की तरह है और इसमें चेन रिएक्शन हुआ। चेन रिएक्शन होने के बाद क्या निकला, आपका ईंधन निकला, माफ कीजिएगा, ईंधन आपने डाला और यहां से जो आपका निकला वो आपका एनर्जी निकला जो आपने पैदा की, ये निकल गया। तो ये आपका अभी जो भारत कर रहा था वो ये कर रहा था कि यूरेनियम डालता था, यहां पे चेन रिएक्शन होता था और भारत एनर्जी पैदा कर रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि यूरेनियम हमारे पास बहुत कम था और इसमें एक समस्या और थी, इसमें एनर्जी के साथ साथ एक चीज और जो निकलती है वो निकलता था न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट जो बहुत खतरनाक होता है बॉस। अगर न्यूक्लियर वेस्ट मान लीजिए कि कहीं किसी एरिया में फैल गया थोड़ा सा भी, तो आप समझिए कि उस इलाके में जितने लोग रहते हैं वो सब मर सकते हैं। भयंकर, उनका हाथ में जलन होगी, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, उल्टी होने लगेगी, मतलब मर जाएंगे लोग, लाखों करोड़ों लोग एक बार में मर सकते हैं। इतना खतरनाक न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है इस रिएक्शन से। तो उस न्यूक्लियर वेस्ट को आपको बहुत कायदे से उसको जो है ना दबाइए, छुपाइए, जो कहिए उसको, मतलब एक तरीके से रिसाइकल के, मतलब आपको उसको खत्म करना पड़ता है। और एक तो उसको दबा के रखो, मतलब लोगों को उससे बचा के रखो, ये चुनौती है। दूसरा, उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं 100 अलग। अब भारत ने क्या कर लिया, अब आप देखिए भारत क्या कर रहा है। अब आपको दिखाता हूं भारत क्या कर रहा है। भारत ने अब ये कर लिया कि उसने जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें यह स्थिति हासिल कर ली
कि यहां से आपने डाला यूरेनियम, ठीक है, यहां चेन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें आगे की चीज क्या हो गई कि यूरेनियम अंदर गया, चेन रिएक्शन हुआ, एनर्जी तो निकला ही, लेकिन जो वेस्ट निकला उस वेस्ट में आपने क्या किया कि उस वेस्ट में आपने वेस्ट प्लस थोरियम कर दिया, और आपने वेस्ट के साथ जो थोरियम मिला दिया, क्योंकि इस वेस्ट में भी यूरेनियम है, तो वेस्ट प्लस थोरियम, यानी आपने फिर से उस चेन रिएक्शन को कर दिया। इसको बहुत सरल भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूं तो जैसे आप गन्ने का रस निकालते हैं, आपने इधर से गन्ना डाला, एक बार उसका रस निकाला, दूसरी बार उसको बीच से तोड़ा, दूसरी बार यहां डाला, फिर तीसरी बार तोड़ा, यहां पे फिर डाला, फिर से चेन रिएक्शन कराया। अब इसमें आपका क्या हिसाब बैठा कि आपकी खुद से वहां पर जो है ना ईंधन बनता चला जा रहा है, आप रिएक्शन करते जा रहे हैं, और थोरियम भारत के पास भर भर के है, आपका न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो तो बार बार इस्तेमाल होता जा रहा है, आपका खर्चा कम होता जा रहा है, और आप इस पूरे चेन रिएक्शन में जो ऐसे चल रहा है उसमें आप अत्यधिक बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, अपना खर्चा बचा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और यह काम जो स्क्रीन पर देखने पे गन्ने का जूस निकालने के उदाहरण के साथ बड़ा सिंपल लग रहा है, वो इतना मुश्किल है कि 40 साल भारत को लग गए, और रूस के अलावा कोई दूसरा देश आज तक कर नहीं पाया था जो अब भारत ने किया।